नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने एक एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है जी। जो इंटरनेट पे काफ़ी चर्चा में है। जी। ये एक विवाहित महिला जिनका नाम हम दीप्ति जानेंगे हम्म। और उनके पूर्व प्रेमी के बीच की बातचीत है। हम्म। इस बातचीत में दीप्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी गहरी निराशा जाहिर करती हैं और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की एक योजना भी बनाती हैं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है, काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो पड़ताल है ये यूट्यूब चैनल वायरल रिकॉर्डिंग पर अपलोड हुए वीडियो पति नहीं करता है अच्छे से पुराने बॉयफ्रेंड से बता रही थी वायरल हुआ कॉल रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्ट अंशों पर आधारित हैं। ठीक है। तो हमारा इरादा है इस बातचीत की तह तक जाना, मतलब इसके पीछे की भावनाएं क्या हैं, ये नौबत क्यों आई और इसके सामाजिक मायने क्या हो सकते हैं। जी, देखते हैं क्या निकलता है। हाँ, देखते हैं इस बातचीत से क्या कुछ समझने को मिलता है। तो ये सिलसिला शुरू होता है दीप्ति के फोन कॉल से अपने पूर्व प्रेमी को। हम्म। कॉल लगते ही थोड़ी हिचकिचाहट सी है, लड़का पहचान नहीं पाता, पूछता है कौन, फिर पहचान होती है और लड़का थोड़ा हैरान भी है। हाँ, वो मजाक में कुछ कहता भी है शायद, नंबर ना बदलने को लेकर। हाँ, वो कहता है अरे यार किसी ने सही कहा यार, नंबर चेंज नहीं करना चाहिए, मोहब्बत कभी ना कभी कॉल कर ही देती है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा मजाकिया अंदाज। हाँ, ये शुरुआती मजाक शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश लगता है, लेकिन इसके पीछे एक तनाव तो है ही। बिल्कुल। चलिए जरा इस बातचीत की परतों को खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत में वो हालचाल पूछने की औपचारिकता है, लेकिन ये ज्यादा देर टिकती नहीं। सही कहा। जैसे ही लड़का पूछता है कि शादीशुदा जिंदगी कैसी कट रही है, दीप्ति की आवाज में वो निराशा वो साफ छलकती है। हाँ, उनका जवाब बहुत सीधा और सपाट है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है यार, कुछ भी ठीक नहीं। ये सिर्फ शिकायत नहीं लगती। नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पूरी स्थिति का निचोड़ बता रहे हैं। और फिर वो तुरंत इस बात पर आती हैं, फिर सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। कहती हैं पैसों से ही नहीं होता यार, सिर्फ कमाने से नहीं होता यार। ये एक दिलचस्प मोड़ है क्योंकि अक्सर रिश्तों में आर्थिक पहलू को बहुत महत्व दिया जाता है। और ये बात और भी मायने रखती है जब लड़का उन्हें उनका अतीत याद दिलाता है। हाँ, वो कहता है उस टाइम तो तुम बोल के गई थी कि अच्छा खासा पैसा कमाता है, शादी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, मेरा पीछा छोड़ दो तुम। बिल्कुल, ये सुनकर लगता है कि शायद पहले प्राथमिकताएं कुछ और थीं और अब शादी के बाद हकीकत कुछ और निकली। इस पर दीप्ति का जवाब भी मतलब सोचने पे मजबूर करता है। वो कहती हैं कि तब वो मजबूर थी, परिवार का दबाव था। जी, डर था कि उनका परिवार लड़के को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, कहती है मेरी फैमिली तुझे शादी के लिए मानती भी है नहीं, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा, क्या करूं मैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या वो फैसला वाकई उनका अपना था या समाज और परिवार की उम्मीदों का बोझ था। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर शादी जैसे मामलों में। सही। और फिर यहीं से बातचीत उस असल मुद्दे की तरफ मुड़ती है जिसके लिए शायद ये कॉल की गई थी। हाँ। दीप्ति धीरे धीरे उस बड़े वाले रीजन का जिक्र छेड़ती हैं। हाँ, वो झिझकते हुए पूछती हैं कि क्या लड़का उनसे मिलने आ सकता है। और लड़के का चौंकना स्वाभाविक है। बिल्कुल, शादी हो गई तुम्हारी, अब तुमसे मिलने पागल हो क्या। शादी के बाद पूर्व प्रेमी से मिलने की बात अपने आप में सामाजिक रूप से कितनी जटिल है, ये उसकी प्रतिक्रिया से साफ है। लेकिन दीप्ति जोर देती हैं। हाँ। और फिर वो वजह सामने रखती हैं जो शायद उनकी निराशा का केंद्र बिंदु है। अपने पति के साथ शारीरिक अंतरंगता में गहरा असंतोष। जी, और वो जिस तरह से इसे बयां करती हैं उसमें एक तरह की बेबसी और गुस्सा दोनों शामिल हैं। वो बहुत ही खुलकर और मतलब बिना लाग लपेट के कहती हैं, मुझे ना आधे घंटे से ज्यादा टाइम तक चाहिए, और वो साला 5 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं है। हाँ, और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। नहीं, वो कहती हैं कि ये समस्या स्टार्टिंग से ही है ये चीज, और वो इसे 1 ईयर्स तक झेल से आई हैं। 1 साल? हाँ, 1 साल का समय कम नहीं होता इस तरह की समस्या को झेलने के लिए। और जब वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करती हैं तो पति की प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देती है। उनके मुताबिक पति गुस्सा होने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये संवाद की पूरी तरह से कमी को दर्शाता है। जहां अंतरंगता और समझ होनी चाहिए, वहां गुस्सा और बचाव है। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं रह जाती, ये भावनात्मक दूरी का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि कैसे शारीरिक जरूरतें पूरी न होने पर और उस पर बात करने का रास्ता बंद होने पर व्यक्ति बाहरी समाधान तलाशने लगता है। लड़के का कटाक्ष मतलब मेन रीजन यही है कि हस्बैंड टिक नहीं पा रहा है तो बॉयफ्रेंड को बुला लो, है ना। ये सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं दीप्ति की बताई वजह का सीधा सार यही निकल रहा है। पर क्या ये इतना सीधा है?
क्या सिर्फ यही एक वजह है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। अक्सर ऐसी स्थितियों में जो मुख्य कारण बताया जाता है उसके पीछे कई और परतें होती हैं। सही। हो सकता है शारीरिक असंतोष सबसे बड़ा ट्रिगर हो, लेकिन क्या इसके पीछे भावनात्मक अकेलापन, सम्मान की कमी या शादी से जुड़ी टूटी हुई उम्मीदें भी भूमिका निभा रही हैं? दीप्ति का ये कहना कि पति ढंग से रहता नहीं या उसे कुछ आता ही नहीं, ये सिर्फ शारीरिक पहलू से आगे की बात लगती है। बिल्कुल। और फिर जब मिलने की बात पक्की होने लगती है तो योजना की बारीकियां सामने आती हैं। जी। दीप्ति चाहती है कि लड़का उनके घर पर मिलने आए। ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई लगती है। समय दिन का, जब पति काम पर, सास ससुर गांव में और देवर स्कूल ट्यूशन। हाँ। जगह अपना घर, क्योंकि बाहर होटल में पहचाने जाने का डर है। अरे नहीं, अगर बगल वाले मुझे अच्छे से जानते हैं ना वहां पे। ये डर दिखाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पकड़े जाने का खतरा उनके दिमाग में है। जी बिल्कुल। और उन्होंने एक कवर स्टोरी भी तैयार रखी है। अच्छा। हाँ, अगर कोई पड़ोसी पूछ ले तो लड़के को बुआ या मामा का लड़का बता देगी जो परीक्षा देने आया है। वाह। यहाँ तक कि लड़के को एक दिन पहले आकर पास के होटल में रुकने का सुझाव भी दिया गया है ताकि आखिरी समय में कोई गड़बड़ ना हो। बाप रे। ये पूरी प्लानिंग किस हद तक जाने की तैयारी दिखाती है। ये दिखाता है कि दीप्ति अपनी जरूरत को लेकर कितनी बेताब है। वो जोखिम लेने को तैयार है और उन्होंने संभाव्य बाधाओं के बारे में पहले से सोच लिया है। सही कहा। ये सिर्फ एक आवेग में लिया गया फैसला नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। गोपनीयता बरतने की ये कोशिश उनकी स्थिति की गंभीरता को भी उजागर करती है। अब लड़के की प्रतिक्रिया पर आते हैं। शुरुआत में वो हिचकिचाता है, ठीक है ट्राई करता हूं मैं। हाँ। लेकिन फिर वो धीरे धीरे राजी होता दिखता है। पर क्या ये सिर्फ दीप्ति की मदद करने की भावना है या उसके अपने भी कुछ इरादे हैं? उसकी बात से ऐसा तो नहीं लगता कि वो सिर्फ एक मददगार दोस्त की भूमिका निभाने आ रहा है। हाँ। वो साफ कहता है, अगर मैं तुम्हारी मन रखने के लिए अगर मैं आ रहा हूं, तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें चाहिए वो सेटिस्फैक्शन अगर मैं तुम्हें देने आ रहा हूं, तो फिर उसमें तो मेरा भी तो कुछ है ना यार। अच्छा। ये एक तरह का लेन देन का समीकरण बना रहा है। शायद वो पुराने रिश्ते की टीस या अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देख रहा है। ये भी हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक बदले की भावना भी हो। संभव है कि जिस लड़की ने उसे पैसे वाले लड़के के लिए छोड़ा था, आज वो उसी के पास वापस आ रही है अपनी जरूरतें पूरी करवाने। बिल्कुल हो सकता है। उसका ये कहना उसमें तो मेरा भी तो कुछ है ना यार, क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है? ये संभव है। देखिए, मानवीय भावनाएं जटिल होती हैं। हो सकता है उसमें सहानुभूति भी हो, लेकिन साथ ही अपने अहम की तुष्टि या पुराने घावों पर मरहम लगाने की इच्छा भी हो। हाँ। उसकी शर्तों का रखना, कब आना है कब नहीं आना है बताओगे तब ना, ये भी दिखाता है कि वो अब नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है, पहले की तरह असहाय महसूस नहीं करना चाहता। सही। बातचीत के दौरान दीप्ति लगातार अपने पति की कमियों पर लौटती हैं। सिर्फ शारीरिक अंतरंगता ही नहीं, बल्कि रोमांस की कमी का भी जिक्र करती हैं। एक होता है ना कि रोमांस कर लिया तो चलो मन बढ़ गया, सेक्स नहीं देखी तो चलो हम कुछ करते ही नहीं है। वो ये दिखाता है कि उनकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी हैं, जो पूरी नहीं हो रही। और वो शादी से पहले और बाद के व्यवहार के विरोधाभास को भी उजागर करती हैं। शादी के पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, साला आने के बाद मालूम चला कुछ है ही नहीं इसके पास। हाँ। ये अपेक्षा बनाम वास्तविकता का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। शादी से पहले का आदर्श जीवन का सपना जब रोजमर्रा की सच्चाइयों से टकराता है तो मोहभंग होना स्वाभाविक है। यहाँ कुछ है ही नहीं का मतलब शायद सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई या रिश्ते को निभाने की कला से भी हो सकता है। तो यहाँ मामला सिर्फ पति टिक नहीं पाता से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। जी। ये एक पूरे रिश्ते के ताने बाने के उधड़ने जैसा है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और संवाद की कड़ियां टूट चुकी हैं। कुछ नहीं है, बस तुम्हें जब भी कॉल करना हो इसी पे करना। ये छोटा वाला फोन का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। ये शायद एक गुप्त फोन है जो इस बात का संकेत है कि वो अपने मुख्य फोन से ये बातचीत या संपर्क नहीं करना चाहती। हाँ, ताकि पति या परिवार की नजर में ना आए। जी, ये गोपनीयता बनाए रखने की उनकी कोशिश का एक और पहलू है और दिखाता है कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कितनी तैयार हैं। ठीक है, तो हमने इस बातचीत के कई पहलुओं को देखा। दीप्ति की निराशा, शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें, पति के साथ संवादहीनता, पूर्व प्रेमी की प्रतिक्रिया और शर्तें, और मिलने की वो विस्तृत योजना। जी। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ क्या बड़े मुद्दे उभरकर सामने आते हैं? देखिए, अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें
तो सबसे पहला मुद्दा तो विवाह संस्था के भीतर संवाद का संकट है। दीप्ति और उनके पति के बीच अगर अपनी जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं पर खुलकर बात करने की गुंजाइश होती तो शायद ये नौबत ना आती। सही। जब संवाद के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग अक्सर खिड़कियों से बाहर देखने लगते हैं। ये संवाद की कमी क्या सिर्फ इस जोड़ी की समस्या है या ये हमारे समाज में ज्यादा आम है, खासकर अंतरंग जरूरतों के बारे में बात करने को लेकर? ये निश्चित रूप से एक व्यापक मुद्दा है। हमारे समाज में अक्सर यौनिकता और अंतरंग जरूरतों पर खुलकर बात करना असहज माना जाता है, पति पत्नी के बीच भी। हाँ, ये है। इससे समस्याएं दबती जाती हैं और फिर इस तरह के विस्फोटक रूप में सामने आ सकती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है अपेक्षाओं का बोझ। शादी को लेकर खासकर महिलाओं से कई पारंपरिक और अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी जाती हैं। सही बात। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, चाहे वो भावनात्मक हो, सामाजिक हो या शारीरिक, तो गहरा असंतोष पैदा होता है। और इस मामले में अतीत का क्या रोल है? दीप्ति का अपने पूर्व प्रेमी के पास लौटना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अतीत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब वर्तमान दुखदाई हो तो लोग अक्सर अतीत की सुखद यादों या अधूरे रिश्तों में सुकून तलाशते हैं। अच्छा। दीप्ति के लिए पूर्व प्रेमी शायद उस भावनात्मक या शारीरिक संतुष्टि का प्रतीक है जो उन्हें वर्तमान में नहीं मिल रही। लेकिन ये एक जोखिम भरा रास्ता है, क्योंकि अतीत को वर्तमान में दोहराने की कोशिश अक्सर और ज्यादा जटिलताएं पैदा करती है। सही। लड़के की प्रतिक्रिया से ये जाहिर भी होता है कि वो सिर्फ पुरानी कहानी को वहीं से शुरू करने नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ये मिलने की योजना बनाई जा रही है, उसकी नैतिकता और जोखिमों के बारे में क्या कहेंगे? नैतिकता का सवाल तो सीधा है। ये बेवफाई है और इसमें धोखा शामिल है। हाँ। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें शामिल जोखिम। सामाजिक बदनामी का खतरा, परिवार के टूटने का खतरा, भावनात्मक उथल-पुथल का खतरा। जी। और अगर बात खुल जाए तो उसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। दीप्ति शायद तात्कालिक राहत के लिए ये कदम उठा रही हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ये योजना दिखाती है कि जब इंसान अपनी जरूरतों को लेकर बहुत ज्यादा हताश हो जाता है तो वो खतरों को नजरअंदाज करने लगता है। तो इस पूरी बातचीत और विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? श्रोताओं के लिए वो कौन से बिंदु है जिन पर गौर किया जा सकता है? मुझे लगता है कुछ मुख्य निष्कर्ष इस तरह हैं। पहला, विवाह में शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि दोनों ही बेहद जरूरी है। हाँ। किसी एक की भी कमी रिश्ते में गहरी दरार डाल सकती है, जैसा इस मामले में दिख रहा है। बिल्कुल। दूसरा, संवाद किसी भी रिश्ते की नींव है। अपनी जरूरतों और समस्याओं पर खुलकर और सम्मानपूर्वक बात न कर पाना समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। सही कहा। तीसरा, हमारे अतीत के फैसले और रिश्ते हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। दीप्ति का पूर्व प्रेमी की तरफ लौटना और लड़के की प्रतिक्रिया दोनों ही उनके अतीत से जुड़े हैं। चौथा, सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं व्यक्तिगत खुशी और निर्णयों पर भारी पड़ सकती हैं, जैसा दीप्ति के शुरुआती फैसले से लगता है। जी। और पांचवा, जब जरूरतें पूरी नहीं होती और संवाद के रास्ते बंद लगते हैं तो लोग जोखिम भरे और नैतिक रूप से संदिग्ध रास्ते अपनाने को भी तैयार हो जाते हैं। ये सारे बिंदु हमें रिश्तों की जटिलता और मानवीय जरूरतों की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कई टूटते रिश्तों और अनकही कहानियों का प्रतिबिंब हो सकती है। बिल्कुल। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि जब किसी रिश्ते में, खासकर विवाह जैसे स्थायी माने जाने वाले रिश्ते में, बुनियादी जरूरतें, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, पूरी नहीं होती, तो क्या दोष सिर्फ उन दो व्यक्तियों का होता है? ये बड़ा सवाल है। या कहीं ना कहीं समाज के तौर पर हम रिश्तों से ऐसी अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्हें निभाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्या हम विवाह को सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक समझौते के रूप में देखते हैं, या उसमें व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि के महत्व को भी समझते हैं? ये सवाल सिर्फ दीप्ति या उनके पति तक सीमित नहीं है। ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि हम रिश्तों को कैसे देखते हैं और कैसे निभाते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। रिश्तों की सच्चाई अक्सर सतह के नीचे छिपी होती है। आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जी। उम्मीद है कि इस बातचीत के विभिन्न पहलुओं को समझने में आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह आपके साथ अलग अलग विषयों और स्रोतों की गहराई में उतरते रहेंगे ताकि जानकारी और समझ का दायरा बढ़ सके। जुड़ने के लिए धन्यवाद।